not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? We just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. डिफेंस फोर्सेस में कई लोगों का ये मानना है कि देखिए आपने मोनोपोली क्रिएट कर दिया था, लेकिन आपने कोई कंपटीशन नहीं स्टार्ट किया और इस वजह से एक तरह से एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई है HAL में. उनको लगता है कि और कोई कंपनी नहीं है जो बना सकती है, तो हम ही हम. तो कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाली, जो HAL के साथ मिलकर या अलग ये काम कर पाएंगी, कर सकती हैं कि हम भी 10 साल बाद कह सकेंगे साहब हमारे पास भी एक बड़ी कंपनी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंडियन प्राइवेट सेक्टर को ठोकर मार के प्राइवेट सेक्टर जो फॉरेन कंट्रीज में उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं. आप वहां पे ऑर्डर्स प्लेस करके वहां की जो इंडस्ट्रीज है उनको एनकरेज कर रहे हैं. चेतक नाम का एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, काफी सालों से 1950s डिजाइन है, जो आज भी इंडिया वर्ल्ड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूजर है इस एयरक्राफ्ट का, क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट जो अभी तक नहीं आए. एक शिकायत ये थी HAL से कि जो डेडलाइंस हैं वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है. टैंक और मशीन गन के बाद सबसे जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो बैटलफील्ड पे आई है वो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन. बहुत सारे ऐसे आप ड्रोन स्क्वाड्रन्स भी तैयार कर सकते हैं जो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकते हैं. और वो मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये एक तरह से एक अवेकनिंग हो गया, एक जागरण हो गया. जागरण भी किया, ये ड्रोन से भी हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. 20 साल हो गए हमारे सुखोई उसी कंडीशन में है जैसे कि हमने 2001 में हमने प्लान किया. क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन दैट द एयरफोर्स शुड आंसर. क्यों हमने एक्सेलरेट नहीं किया हमारे इंडिजिनस अपग्रेड्स को? चाइना अभी क्या है कि इन 20 सालों में उन्होंने इतने एडवांसेस किए अपने फाइटर स्ट्रेंथ्स पे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने की, कि वो अब जो है 50-60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब समोसा और कचौड़ी की तरह वो निकाल रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज से. अगर हम सिर्फ ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान पर बढ़त बना सकते हैं या पाकिस्तान भी ड्रोन्स के जरिए हमें टक्कर दे सकता है, तो ऐसे में क्या राफेल की जरूरत, या वो भी जब जहाज उड़ाते हैं अपना, उसकी कोई जरूरत है? इट्स अ गुड क्वेश्चन. जब बात देश की सरहदों की हो तो फिर सिर्फ बंदूकों की बात नहीं होती, उस भरोसे की भी बात होती है जो हमें तैयार करता है किसी जंग के लिए. भरोसा उस सिस्टम पर भी जो लड़ाई से पहले हमें तैयार करता है, सुसज्जित करता है कि हम जंग में जाएंगे और जीत भी लेंगे. लेकिन जब देश की वायुसेना का सबसे बड़ा अफसर खुलकर कहता है कि हमारी लड़ाकू ताकत कम हो रही है और इसके पीछे HAL जैसी संस्थाओं की धीमी रफ्तार है, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं. और हम और आप जैसे लोग जो ये सोचकर अपने घरों में आराम से बैठे हैं कि हम सुरक्षित हैं, थोड़ी सी चिंता बढ़ती है. क्योंकि टेक्निकल नहीं है बात, एक नीतिगत अलार्म भी है. कहाँ क्या दिक्कत है, किससे दिक्कत है, कौन है जो समय पर डिलीवरी नहीं कर रहा है, क्या सरकार का भी इसमें कुछ रोल है. ये भी हो सकता है कि सबकी नीयत सही हो लेकिन कामकाज ही धीमा चल रहा हो, कोई ऐसे कारण हो जो हमें आपको ना पता हो. लेकिन एक व्यक्ति हैं जो इन सवालों का जवाब जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके पास होंगे भी. इसी उम्मीद से हमने उन्हें बुलाया है. पुराने डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं. इंडिया टुडे में उन्हें सालों साल से पढ़ता रहा हूँ. वो छोटा सा था तब से आपके लेख पढ़ता रहा हूँ, लेकिन आप तो जवान हैं अभी भी. संदीप उन्नीथन, बहुत बहुत स्वागत है सर. धन्यवाद नितिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. एयर चीफ मार्शल AP सिंह, इससे पहले उनकी कोई बाइट, कोई स्टेटमेंट ना वायरल नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है. 29 मई 2025 को दिल्ली में थे वो और CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे. रक्षा मंत्री भी थे वहाँ पर. तो इससे पहले मैंने देखा है कि थोड़ी सी झिझक रहती है ना, एयर चीफ मार्शल्स में भी, आर्मी चीफ में भी, कि वो अंदर चल रही चीज़ों को बहुत खुलकर कभी स्टेज पर नहीं बोलते हैं. लेकिन जिस तरह से AP सिंह ने कहा है, तो अब ये चर्चाएं आम है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्या वो
उतनी गंभीरता से, मतलब ज्यादा गंभीरता से ही ले लेना चाहिए, या फिर ये मानना चाहिए कि नहीं सब ठीक है, वो बस थोड़ा टाइट करना चाहते थे एचएएल को क्योंकि एचएएल टाइम से चीजें नहीं कर रहा है? नितिन, कैसे इसे डिकोड करना ये है? बहुत सीरियस विषय है। और जैसे वो अगर आप सोच लीजिए, देश के जो एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, जिन पे मतलब पूरे इंडिया के एयर स्पेस को गार्ड करने की जिम्मेदारी है, डिफेंड करने की जिम्मेदारी है, और अगर वक्त आए तो दुश्मन पे हमला करने की नौबत आ जाती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उनको दिया गया था पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करने का। तो जब इस तरह के व्यक्ति जब एक बात कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत गंभीरता से इसे देखना चाहिए। और उन्होंने कुछ महीने पहले भी ठीक ऐसे बात की, 3 महीने लेकिन पहले कहा था मार्च में, लेकिन वो एक हॉट माइक की तरह, वो इट वाज नॉट मेंट टू बी अ पब्लिक हाँ, स्टेटमेंट। वो exactly. ऐसे एक प्राइवेट, वो कह रहे थे एचएएल से, वो काफ़ी नाराज़गी थी उनकी उस वक्त भी। और ये नाराज़गी की मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और ये इन 42 स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं एक फाइटर स्क्वाड्रन में। और अभी जो है 2025 में इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो घट के मात्र 31 स्क्वाड्रन, 31 या 32 स्क्वाड्रन ही बचे हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। तो आप समझ सकते हैं कि 10 स्क्वाड्रन कम है, यानी 20% उनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ से कम ऑपरेट कर रहे हो। जबकि उनकी जो थ्रेट सिनारियो है, आप देख लीजिए, पाकिस्तान एक तरफ पे बहुत ही एक सशक्त एयरफोर्स है उनके पास, पाकिस्तान एयरफोर्स है, कॉम्पिटेंट एडवर्सरी है। उनके पास करीब 20 फाइटर स्क्वाड्रन्स है जो पूरी तरह से इंडिया पे फोकस्ड है, उनके और कोई एयर एनिमीज नहीं है। और नॉर्थ में चाइना, जिनके पास करीब 1000 फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो ये इंडियन एयरफोर्स को इन दोनों फ्रंट्स पे फोकस करना पड़ रहा है इस इतने कम फाइटर स्क्वाड्रन्स से, कि जब उनकी सैंक्शन 40 स्क्वाड्रन्स है, सिर्फ 30 या 31 स्क्वाड्रन्स बचे हैं उनके पास। और जो फाइटर और इंडियन एयरफोर्स के जो अनुमान है कि हर साल उन्हें 30 से 40 नए एयरक्राफ्ट मिलने चाहिए अगर उनको इसी स्ट्रेंथ पे बनाए रखना है अपने फाइटर स्क्वाड्रन 30-32। तो क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं वो सब 1980s की विंटेज के हैं, मतलब 30-40 साल पुराने। मिग्स हो या मिराजेस हो, जैगुआर्स हो, जैगुआर जो है 1970s से आते रहे हैं। अब नौबत आ गई इन सब एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। जो रिप्लेसमेंट उन्होंने सोचा था वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा और मार्क 2। अभी कुछ साल पहले 2021 में 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एचएएल को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 अल्फा डिलीवर करने के लिए। तो अभी एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, देखिए 3 साल हो गए, आपने पहला एयरक्राफ्ट तक नहीं डिलीवर किया। मार्च में आपको डिलीवर करने थे पहले 1 या 2 एयरक्राफ्ट, लेकिन मार्च तो चला गया, अब हो गया मई और जून और 1 एयरक्राफ्ट तक नहीं आया। अब एचएएल का कहना है कि देखिए अमेरिका से आने वाले थे सारे इंजन्स इसके, अमेरिका ने किसी वजह से उसको रोक दिया। उन्होंने सप्लाई चेन इश्यूज बोल के, कोविड के बाद वाले इश्यूज बोल के उन्होंने सारे इंजन्स उन्हें रोक के रखे हैं। और इंजन जो है अभी 3 साल के डिले के बाद अभी आने लगे हैं, 1 2 3 करके। तो वो एक अलग विषय है कि हमें अपना मतलब खुद का फाइटर इंजन चाहिए, तो उसके बगैर तो हो नहीं पाएगा आपका। तो एयरफोर्स का मानना ये है कि इंजन के अलावा और भी कई सारे इश्यूज हैं कि आप वेपन्स इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, या बहुत सारे और एसोसिएटेड चीज़ें हैं जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया। और ज़्यादा उनका ये फोकस जो है कि आपकी जो एटीट्यूड है वो बहुत ही चलता है टाइप का एटीट्यूड है। वो ऐसा नहीं है कि क्राइसिस है, जिस तरह की क्राइसिस इंडियन एयरफोर्स पे है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है। तो वो एक तरह से एक कम्युनिकेशन गैप है दोनों एचएएल और इंडियन एयरफोर्स में, जबकि ये दोनों एक ही डिफेंस मिनिस्ट्री के 2 अंग हैं। एचएएल जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है विच रिपोर्ट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडियन एयरफोर्स ऑफ कोर्स इट इज़ एन आर्म ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसीलिए इस वजह से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। और जो
कुछ महीने पहले उन्होंने प्राइवेट में कहे वो स्टेटमेंट्स, अब उन्होंने पब्लिक में क्यों किया, उन्होंने क्यों कहा, ये हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके काफ़ी सारे एंग्जाइटीज़ पैदा हुए कि अब जो आप हमेशा बात कर रहे थे चाइना पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर, वो अभी रियलिटी बन के आपके सामने उभर के आ रही है कि अभी आपको मतलब यू आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ एक्टिव कॉम्बैट, और आपके जो हवाई जहाज़ आने थे इतने साल से आपके पास नहीं है, क्योंकि और कोई इंपोर्ट्स नहीं है, सारे प्रोडक्शन लाइंस बंद है। हम ना तो इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं किसी देश से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट। एक जो है एक सिंगल एक होप बन चुका है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 83, और अगर ये 83 डिलीवर हो जाते हैं तो उसके बाद करीब 100 की और एक रिपीट ऑर्डर प्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कमिटमेंट किया, लेकिन ये कोई जहाज़ नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब ये डिलीवरी स्केड्यूल सब आगे चल रहे हैं, 2025 को जो आने थे अब 2026-27 को आने लगेंगे। तो इसीलिए ये सारा जो है एंजाइटी एक तरह से पैदा हो गए इंडियन एयरफोर्स में। HAL का नाम आया है, और अभी जिस संस्था पर हम सब बड़ा गर्व कर रहे थे और हम उसकी उपलब्धियां बता रहे थे कि HAL जो बना रहा है बाहर भी बेच रहा है, उसको क्लाइंट बाहर भी मिल गए हैं, है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 में बनी, उसके पहले से कंपनी है, पुरानी कंपनी है, महारत्न कंपनी का दर्जा है। HAL को ऑर्डर मिले हैं, ये आपने बताया भी है ना, 2021 में 83 तेजस 4800 करोड़ की डील है। हम लोग तो नहीं जानते, आप बेहतर बताएंगे, मैं चाहूंगा बताएं ये जो ऑर्डर देने का तरीका है ये होता क्या है, किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा कि कंपनियां तो हिंदुस्तान में बहुत सारी भी हैं, है ना, और प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, खुद एयर चीफ मार्शल ने भी इस बारे में कहा है। तो ऑर्डर देने का तरीका क्या है, किसको मिलता है किसे नहीं मिलता है, क्या और भी खिलाड़ी थे, HAL ने बाजी मार ली, क्या हुआ है? अभी एविएशन, अगर आप मिलिट्री एविएशन देखोगे इंडिया में, HAL इज द ओनली कंपनी इन इंडिया, मोनोपोली है सारी जो डिफेंस एविएशन पे है। और कोई कंपनी नहीं है जो फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स वगैरह बना सकती है, जो क्षमता रखती है ये सब चीज़ें एक साथ बनाने के लिए। तो HAL को पहले से इस तरह से हमें ये प्री इंडिपेंडेंट ईरा के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली वो ये कंपनी उसको बनी सेटअप किया था 1940 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सारे उन्होंने अपग्रेड्स और लाइट एयरक्राफ्ट सब बनाने लगे, और उसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, स्ट्रेटेजिक कंपनी है, और उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि वो मानते थे कि पब्लिक सेक्टर शुड बी द ओनली सोर्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, वो किसी और प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहते थे। तो अब जो लिबरलाइजेशन के बाद देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन द माइंडसेट, मानसिकता में बदलाव आ गया है, और ख़ास करके पिछले कुछ सालों में कि हाँ प्राइवेट सेक्टर भी ये इस खेल में शामिल हो सकता है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जैसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है, टैसल, टाटा की एक कंपनी है, डिफेंस कंपनी है, वो अब एरोस्पेस एरिया में बहुत लंबे स्ट्राइड्स ले रहे हैं। और 2010 में उन्होंने शुरू किया था इन ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स सिकोर्स्की की जो कैबिन्स बनाने का, कैबिन और दरवाज़ा बनाने से शुरू किया उन्होंने। और अब जो रिसेंटली उन्होंने एक डील साइन किया है एयरबस एयरक्राफ्ट के साथ, जो 50 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C295 करके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडिया में बनाएंगे, वो असेंबल करेंगे यहाँ पे। तो ये पहली ऐसी कंपनी है। दूसरी कंपनी है HAL के अलावा जो एयरक्राफ्ट बना रही है इंडिया में, लेकिन उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनाया आज तक। तो इसीलिए जो कंपनी एक मोनोपोली है, तो उसको ये ऑर्डर नॉमिनेशन बेसिस पे दिया जाता है, तो कोई कंपटीशन नहीं। अगर आपको HAL, अगर आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाना हो तो द ओनली कंपनी दैट कैन डू HAL, तो बस उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। और ये जो ऑर्डर है 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उनको दिया गया है। और अब जो HAL क्या करती है, जब ऑर्डर उनके पास आता है तो वो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि अच्छा, वो पूरी जो एयरक्राफ्ट बनाने का जो, अगर वो
पूरे एयरक्राफ्ट को असेंबल करने की ये करेंगे तो बहुत सारा उनको असेंबली लाइंस क्रिएट करने पड़ेंगे, फैसिलिटीज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, इसीलिए वो तो भी थोड़ा थोड़ा कम बांट देते हैं। बांट देते हैं, बिल्कुल। तो वो टायर 2 सप्लायर्स आ जाते हैं, जैसे टाटा भी है, वेम टेक्नोलॉजीज है, एल&टी है, ये लोग महिंद्रा HAL से काम ले रहे हैं, HAL HAL से सरकार से काम ले रही है। HAL सरकार से काम लिया, और ये एक्चुअली एक सेंसिबल तरीका है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये फॉरेन कंपनीज, कार कंपनीज हो या फाइटर एयरक्राफ्ट, वो सारा जो है खुद नहीं बनाती, वो डिज़ाइन पे फोकस करते हैं, IP फोकस करती है, R&D करती है, और फिर वो जो है इंटीग्रेट करती है। फाइनल असेंबली जो है HAL करती है, वो सारे प्राइवेट कंपनी से ये कंपोनेंट्स मंगा के, या फ्यूजलाज हो या विंग्स हो, रेडार्स हो वगैरह, वो सब असेंबल करती है। तो मेन जो है वो फाइनल असेंबली लाइन जो है HAL के पास ही है। 3 असेंबली लाइन्स है LCA के, और एक चौथा वो बनाने की प्लान कर रहे हैं, बात चल रही है इस पर। लेकिन अब तक जो है HAL एक मोनोपोली है, और जब मोनोपोली आप जान सकते हैं कि जैसे प्री 1991 के पहले जो PSU जो मेंटालिटी थी, डिफेंस फोर्सेस में कई लोगों का ये मानना है कि देखिए आपने मोनोपोली क्रिएट कर दिया था, लेकिन आपने कोई कंपटीशन नहीं स्टार्ट किया, और इस वजह से एक तरह से एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई है HAL में। उनको लगता है कि और कोई कंपनी नहीं है जो बना सकती है, तो हम ही हमें, मतलब सुस्ती के आरोप ठीक है। तो कुछ हद तक ये सही है कि थोड़ा कंप्लेसेंसी है HAL में। इंडियन एयरफोर्स के जो एक्यूजेशंस है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। आई मीन देयर इज सम आर्ग्यूमेंट कि इंडियन एयरफोर्स जो जिस तरह से वो पार्टिसिपेशन करना चाहिए था HAL के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, वो शुरुआत में उतना उन पे इतना फोकस नहीं था। जब गवर्नमेंट की नीति बदल गई और उन्होंने कहा देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ज़्यादा अगर आप नंबर्स लोगे तो इंडिया से ही लेना पड़ेगा, तब चल के HAL पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान आ गया इंडियन एयरफोर्स का। लेकिन तब तक जो है ज़्यादा फोकस उनका था इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट पे, क्योंकि आप मानसिकता समझ सकते हैं कि ये आप जब इंडिजिनस कोई चीज़ बनाने लगते हो तो उसमें बहुत सारे ठोकर खाने पड़ते हैं आपको। कोई किसी ने इंजन नहीं दिया, या आपने ये डेवलप, ये एक ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ मेथड है। लेकिन जब आप इसको परफेक्ट करते हो तो मतलब उसके बाद आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा ऐसा भी हुआ है क्या, मैं टोक के पूछ रहा हूँ, कि हमने ये नारा तो दिया कि हम सब घर में बनाएंगे, लेकिन हमारी कोई बहुत तैयारी नहीं थी इसे लेकर, तो इसलिए तो ये एक प्रोसेस है जिसमें शुरुआत में हम थोड़ा ठिठक रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के मे भी ठीक हो जाए, पर थोड़ी जल्दी हो गई अभी। नहीं, कोई ऐसा ये जो हम आज कर रहे हैं 2020 से लेके, मैं समझता हूँ 2020 जो है वो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है, वो नारा जो है, दैट इज अ न्यू एंड अ फाइनल एवोल्यूशन ऑफ मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया पहले जो नारा था वो एक तरह से एक अमॉर्फस है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेक इन इंडिया क्या चीज़ है, क्या ये असेंबल इन इंडिया है या डिज़ाइन IP किसके पास है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फर्जी टाइप के आने लग गए कि असेंबल कर रहे थे इंडिया में, लेकिन है तो सारा फॉरेन कंपोनेंट थी, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। तो अब जो फोकस है कि इंडियन डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, और इस चीज़ में आपको बहुत सारे ठोकर खाने पड़ेंगे, आपको खुद इम्प्रूव करना होगा और खुद ही बनाना पड़ेगा। और ये जो सिलसिला है, ये बाहर वाले जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उन्होंने सब दे हैव ऑलरेडी क्रॉस दिस लाइन, है ना। फ्रांस ने भी ऐसे ही किया, चाइना ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही उन्होंने खुद के फाइटर इंजन्स बनाने लगे। अब तक वो जो पूरी तरह से वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे, चाइना भी, और चाइना की जो पूरी डिफेंस इंडस्ट्री की सक्सेस है ये 20 साल पुरानी है। 2005 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरे नंबर का आर्म्स इंपोर्टर था। आज के दौर में 2025 में चाइना वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। तो हमें भी इस तरह के एक एरिया में पहुंचना है कि हम जो है 2nd लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। हमें भी अपने आत्मनिर्भर इंडस्ट्री को लेके वी हैव टू बिकम अ नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट, बट हमें एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। दैट इज द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। और रही बात ये आत्मनिर्भर भारत की, कि देखिए आपके जो एक्सपोर्ट वेपन्स है, इक्विपमेंट है, वो 100% नहीं बन सकते इन कॉम्पिटिशन विद द वेस्टर्न इक्विपमेंट।
70-80% अगर आ जाए तो आपको लेने चाहिए ये, क्योंकि ये है तो आपके ही सिस्टम्स, और अगर आप नहीं लोगे तो और कौन लेगा। तो इसलिए आप मार्क 1 को ले लीजिए। तो यही सोच है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 3 अवतार हैं। मार्क 1 जो ऑलरेडी सर्विस में है, मार्क 1 अल्फा जो अब बनाने लगे हैं, वो HAL से वो डिलीवरीज ले लेंगे, और उसके बाद मार्क 2 बनेगी। इसको कहते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट। धीरे धीरे आप मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 करके इम्पोर्ट करते जाओगे, इम्प्रूव करते जाओगे, और आपको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक एयरफोर्स ऑफिसर मुझसे कह रहे थे इस बारे में कि देखिए, परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये तो हमारा ही सिस्टम है, टेढ़ा है पर मेरा है। वो एक स्लोगन है, एक एडवर्टाइजमेंट। तो वही नई सोच जो है कि भाई हम 80% तक अगर हमारे रिक्वायरमेंट्स मीट करती है तो हम उसको ले लेंगे। हाँ, मतलब हर कोई इसी प्रोसेस से गुजरा है और हम भी गुजर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है, ये होता है। हमने बहुत लेट शुरू किया, ये हमें बहुत पहले ही करना चाहिए था, सिर्फ 1970s में ही। क्योंकि मुझे अभी ये याद है कि जब ये FDI की बात आ रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो हम ये कह रहे थे कि बाकी सब में ठीक है, लेकिन हमें डिफेंस सेक्टर में तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी नहीं लाना चाहिए, बाहर के लोगों को भी नहीं शामिल करना चाहिए। तो एक मानसिकता थी ना कि नहीं देखिए, डिफेंस है, बहुत सेंसिटिव है, कोई मतलब हमारे सारे जो भेद है वो सब हमारे खुल डर सब जाएंगे। झूठे थे। बिल्कुल झूठे थे, क्योंकि ये आप सोच ये लीजिए, तो बहुत बड़ी बात है फिर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी का कहना था, एक बड़े प्राइवेट सेक्टर CEO ने मुझसे एक बात कहा कि हम इसी विषय पे बात कर रहे थे कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर को ठोकर मार के प्राइवेट सेक्टर जो फॉरेन कंट्रीज में उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं। आप वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस करके वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको इनकरेज कर रहे हैं, वहाँ के स्किल्ड लेबर को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहाँ के R&D को आप इम्प्रूव करें जो। और ये फॉरेन कंट्रीज भी आके हमसे कहते हैं बहुत, देखिए हमारे 1 बिलियन, जब हमको $1 बिलियन मिलते हैं ऑर्डर्स में, डिफेंस ऑर्डर्स में, हम उससे 10,000 हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करते हैं हमारे देश में। तो मैंने इसी CEO से पूछा कि भाई $1 बिलियन अगर हम एक्सपोर्ट करने लगे तो इसका फोर्स मल्टीप्लायर कितना होगा, कितनी जॉब्स क्रिएट कर पाओगे। इसे बस आप एक जीरो और ऐड कर दीजिए, मतलब अप टू 1 लाख जॉब्स आप जनरेट कर सकते हो इंडिया में, डाउन स्ट्रीम इफेक्ट। उसके इतना इम्पैक्ट है डिफेंस R&D और डिफेंस ऑर्डर्स को लेकर। हाँ, ये तो अभी ख्याल में आया मेरे कि जिन जहाज़ों पर हम इतराते हैं कि हमारे पास हैं और हम बाहर से खरीदते हैं, वो वहाँ कोई सरकारी कंपनी थोड़ी बना रही है, वहाँ की भी सब प्राइवेट सेक्टर ही, वो सब प्राइवेट है। बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, डैसॉर, ये सारे के सारे जो प्राइवेट सेक्टर जो जिनको पहले पाल पोस के उनकी सरकारों ने बड़ा किया, और अब वो ग्लोबल प्लेयर्स है, ग्लोबल खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए वो। अच्छा, हमने इस सेक्टर पर कभी बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगता था कि देखिए, हम तो गांधी जी के देश है, पीसफुल है, नॉन वायलेंट है, आर्म्स नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर ये तो है दुनिया की एक रियलिटी। मॉरल संकट था, मॉरल है कि नहीं वेपन्स हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बस हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए हम थोड़ा बहुत खरीदेंगे और फिर हमारे पब्लिक सेक्टर से हम बनवाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ो। लेकिन अब जो है, जो मानसिकता पूरी तरह से बदल गया। अगर आप देखोगे सरकार की जो ब्लूप्रिंट्स हैं कि देखिए, हमें नॉट ओनली एक सेल्फ सफिशिएंट बनना है, न सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन हमें बहुत ही एक टॉप एक्सपोर्टर भी बनना है, आर्म्स एक्सपोर्टर भी बनना है, जो कि पिछले 5-6 साल से हमने शुरू किया है। हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट किए बहुत सारे मित्र देशों को। इंडोनेशिया से बात कर रहे हैं हम, फिलीपींस को ऑलरेडी हमने डिलीवर किया, मलेशिया पे हो सकता है ऑर्डर्स आ जाएं। हाँ, मैं पढ़ रहा था 30 से ज़्यादा देश है, मॉरिशस, नेपाल, इक्वाडोर, जहाँ मतलब हम निर्यात करने लगे जी। और शेयर मार्केट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा इन कंपनियों का। तो इसका मतलब बाहर के लोग हों चाहे देसी लोग हों, उनको विश्वास भी है कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी। बट आप ये कह रहे हैं कि हमने थोड़ा लेट किया, और अब लेट किया है तो इस वजह से एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा है HAL पर भी, एयरफोर्स पर भी, खतरे भी बढ़ रहे हैं लगातार। पाकिस्तान अचानक से एक्टिव हो गया है, चाइना तो था ही, तो इसलिए ये सब मिला जुला के ऐसी परिस्थिति बन गई है। एब्सोल्युटली, एक ट्रैफिक जैम सिचुएशन पैदा हो गया है कि आपको जो ऑर्डर्स बहुत पहले करने थे, आपको मतलब ये जो 42 स्क्वाड्रन्स की आपकी जो प्लानिंग थी काफ़ी सालों से, आपने उसको पोस्टपोन करते रहे और फिर एक से एक डिलेज आने लगे। फिर सारा जो फोकस अब है कि एयरफोर्स को हमेशा लगता था कि देखिए, वो 126 हवाई जहाज़ों की जो बात
कर रहे थे, MMRCA, मल्टी मिशन मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो उनको लगता था कि ये एक 7 स्क्वाड्रन की जो रिक्वायरमेंट थी, 6 या 7 स्क्वाड्रन, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को प्लग करेंगे। 10-15 साल तक वो ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब वो 126 के भी नंबर नहीं है। अगर आप उसको आज प्लेस करोगे, उस ऑर्डर को 114 हो गया अब वो नंबर्स, अगर वो 114 आप प्लेस करोगे ऑर्डर आज, तो आएंगे 7 या 8 साल बाद, और हमें चाहिए जहाज आज और यस्टरडे। मतलब फाइटर जेट बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मे बी पनडुब्बी से भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा। पनडुब्बी और फाइटर एयरक्राफ्ट एक तरह से, पनडुब्बी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो एक कंप्लीटली सेल्फ कंटेन्ड फाइटिंग यूनिट है, 2000 टन से लेके 6000 टन तक, और उसको बनाने में कम से कम 4 या 5 साल लग जाते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट उतना ये नहीं है, वो इसका जो मेन ये है कि आपको वो असेंबली लाइन आपको एस्टैब्लिश करने हैं, और इंडिया में अगर आपने बनाया, आप बना रहे हो फाइटर एयरक्राफ्ट, तो सारे कंपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे अगर आपके पास इंजन नहीं है, अगर आप ये तो ढांचा है, ढांचा है, आप उड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक एयरफ्रेम ही बना रहे हो, एयरफ्रेम रडार के साथ, बिना इंजन के आप कैसे इंजन की तो बात भी हमारे यहाँ बहुत सालों से चल रही, कई दशक हो गए। कावेरी कावेरी इंजन इंजन पे काफ़ी उन्होंने फोकस किया, और लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर थोड़ा और फोकस करते हैं उस कावेरी इंजन पे, जैसे कि जो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कावेरी इंजन को एक लेबोरेटरी पे उन्होंने लगा दिया, GTRE पे लगा दिया, भाई GTRE जो है ये डिलीवर करेगी कावेरी इंजन। भाई ऐसा नहीं होता है ना, किसी देश ने ऐसा नहीं किया है कि एक ही डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगी, पूरे ऑल ऑफ नेशन एफर्ट टाइप का होना चाहिए था कि आप जहाँ भी स्टेक होल्डर्स हो, जहाँ भी रोड ब्लॉक्स हो, आप आके उसको एलिमिनेट करें। इसलिए GTRE से भी ऊपर किसी एक मिनिस्ट्री या किसी एक अध्यक्ष का जो होना बहुत ज़रूरी था, और ये अगर फंडिंग की प्रॉब्लम है तो वो इंटरफियर करके, मतलब अभी 2-3 दिन से बहुत ट्रेंडिंग भी है ये, बिल्कुल, फंड लोगों का ध्यान कावेरी इंजन पर चला गया, लोग कह रहे फंड कम है तो हम दे देते हैं। बिल्कुल, तो वही कर दो यार, फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये जो है इट इज बेसिकली अ थिंग ऑफ ट्राइंग टू शेम द गवर्नमेंट इनटू टेकिंग एक्शन। और अगर आप सोच लीजिए, अगर हमने 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स अपने बलबूते पे हमने बना दिया और पानी में उतार दिया, चारों के 4 आज पानी में है, हाँ? 2 सर्विस में है, 2 अभी 2-3 साल में ज्वाइन करेंगे। और न्यूक्लियर पावर्ड परमाणु जो सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है, ये हमने खुद बना लिया अपने आप इन द लास्ट 20-25 साल में। टाइम लगा है, लेकिन अभी हमने परफेक्ट कर लिया इसको बनाने का जो है, और हम अभी इसके बाद बड़े साइज पे बना रहे हैं, 12,000 टन से भी ऊपर सबमरीन बना रहे। उस तरह के फोकस हमने कावेरी इंजन पे नहीं दिया, आइसोलेशन में छोड़ दिया। बिल्कुल, आपने यार GTRE है नहीं बना रही है, देखो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, DRDO ऐसा है वैसा है, किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि जिस तरह से हमने न्यूक्लियर सबमरीन बनाया वो भी एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सबसे ऊपर है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो खुद सुपरवाइज करते हैं, वो उसके जो सबसे ऊपर वाले अधिकारी है वो वही NSA हैं, उनके नीचे काम करती है ये सारे जो DGATV है, जहाँ कई डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स को लाया जाता है, इंडियन नेवी से, DRDO से, लार्सन एंड टूब्रो से, टाटा सिस्टम, महिंद्रा, सब जो है कंट्रीब्यूट करके एक पूरी एक प्रोग्राम मैनेजमेंट जो उन्होंने बनाया है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक उसी तरह की जो स्ट्रेटेजिक सबमरीन में आपने वो प्रोग्राम मैनेजमेंट किया था, हमें एक्चुअली कावेरी पे करना चाहिए था। ओके, जैसी शिकायत एयर चीफ मार्शल ने की है, क्या वैसी शिकायत हमें सुनने को आर्मी चीफ से तो नहीं आई है, ना नेवी से आई है। मे बी इसलिए नहीं उन्होंने की क्योंकि वो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पर्दे के पीछे चीज़ें चल रही हों, जो वैसे ही बहुत ज़रूरी नहीं है जानना, वो ठीक है, उनकी अपनी आपस में बातें होती होंगी। लेकिन आप क्योंकि डिफेंस जर्नलिस्ट हैं तो मैं पूछ रहा हूँ कि वैसी मिलती जुलती शिकायतें इन लोगों की भी किसी मामले में होती हैं क्या, है क्या? बहुत सारे हैं एक्चुअली, नेवी की शिकायतें हैं हेलीकॉप्टर्स को लेके। नेवी का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है, उनका कहना है कि जो चेतक नाम का एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, काफ़ी सालों से 1950s डिज़ाइन है, जो आप समझ सकते हैं 70 साल पुरानी डिज़ाइन है, जो आज भी इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूज़र है इस एयरक्राफ्ट का, क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट जो अभी तक नहीं आए। और नेवी का कहना है कि देखिए ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, और बहुत कम देश ऐसे हैं जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर
ओवर द सी यूज़ करते हैं। नॉर्मली ट्विन इंजन होना चाहिए, ज़रूरी है। एक फेल हो गया तो दूसरा दूसरा तो नहीं तो किक इन करेगा। तो इसीलिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि HAL इसको रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। लेकिन अब वहाँ पे भी कंपटीशन आ गया, क्योंकि HAL का कहना है देखिए हम पूरी करेंगे ये रिक्वायरमेंट, लेकिन इंडियन नेवी कहती है नहीं, देखिए हमें शायद इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें आप पे इतना भरोसा नहीं है। तो वहाँ Again, पर भी हाँ। ये देयर इज़ एन इशू, लेकिन ये अभी तक बाहर उभर के नहीं आया है जिस तरह से जो एयरफोर्स चीफ ने कहा। क्योंकि नेवी की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वॉरशिप्स है, वो पूरी हो रही हैं। वो पूरे हो रहे हैं। दे आर नॉट सो बैडली ऑफ। लेकिन एयरफोर्स की जो रही, तो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में ब्रेड एंड बटर रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। ब्रेड एंड बटर उनका core है रिक्वायरमेंट वो। फाइटर है, बिल्कुल। बिना फाइटर एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स और आर्मी से कुछ है ऐसी डिमांड? आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स है ज़्यादातर वो दे हैव बीन मेट। उतनी सारा ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आर्टिलरी को लेके कुछ कंप्लेंट्स थे उनके अबाउट क्वालिटी इश्यूज एंड ऑल दैट, बट बाय एंड लार्ज द आर्मी इज बेटर ऑफ देन द अदर टू सर्विसेज, क्योंकि उतनी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स आर्मी में नहीं है जिस तरह के से नेवी में है या इंडियन एयरफोर्स में। एक शिकायत ये थी HAL से कि जो डेडलाइंस हैं वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब वो भारतीय सेना के लिए 12+ प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, एक्सपोर्ट के लिए भी हैं 4-5 से ज़्यादा, 15 बड़ी योजनाएं उनके हिस्से हैं। हमने HAL को भी कहीं ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया? मतलब जैसे आप अभी बात कह रहे हैं कि भाई कावेरी इंजन को दे के आपने आइसोलेशन में छोड़ दिया कि तुम बनाते रहो। HAL पर हम शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं सरकार की तरफ से भी ऐसा तो नहीं है कि उसे भी बस छोड़ दिया गया है कि हाँ भाई हमने आपको ऑर्डर दे दिए, सब कुछ कर दिया, अब देखो वाहवाही हो रही है, बनाओ तुम आराम से, और उन्होंने भी अपना साइन कर दिया हम डिलीवर कर देंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत सारे ऑर्डर्स हैं उनके पास। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर बुक है। इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर द कंपनी, बट देन देयर आर इश्यूज कि क्या वो कैन दे फोकस एट द सेम टाइम ऑन ऑल द रिक्वायरमेंट्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक में भी इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, नेवी के हैं, आर्मी के, ऑल ऑफ दैट। सो देयर इज स्कूल ऑफ थॉट कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें और एक्टिवली लाने चाहिए। मे बी क्रिएट अनदर पैरेलल लाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत बड़े। आई मीन वी हैव सम ऑफ द लार्जेस्ट फाइटर एंड हेलीकॉप्टर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स दुनिया में। और हमारे जो ऑर्डर्स अगर आप देखोगे $5 बिलियन, $10 बिलियन इस टाइप के हैं। जो इंडियन एयरफोर्स की जो 114 एयरक्राफ्ट की इंपोर्ट की जो बात चल रही है, उसकी तो $25 बिलियन से ज़्यादा होगी अगर आपको खरीदने होंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने वो 26 रफाल खरीदे। 7 बिलियन यूरोस की जो रिक्वायरमेंट ऑर्डर है, $7 बिलियन। तो पैसा तो है हमारे पास। पैसा तो है, लेकिन पैसा आपको ज़्यादा अपने देश में ही खर्च करना चाहिए। आपके देश के R&D को बढ़ाना चाहिए। आपके देश में ही ये सारे जो है प्रोडक्शन लाइंस बनानी चाहिए, ना कि आप किसी और के देश के प्राइवेट सेक्टर को आप प्रोत्साहन दो। तो कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे प्राइवेट सेक्टर वाली, जो HAL के साथ मिलकर या अलग ये काम कर पाएंगी, कर सकती हैं, कि हम भी 10 साल बाद कह सकेंगे साहब हमारे पास भी एक बड़ी कंपनी है? आप टाटा पे फोकस कीजिएगा। हाँ। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स हैं उनके। और मुझे लगता है अगले 5-6 साल में वो फाइटर जेट्स भी बनाने लगेंगे, अगर आइदर LCA या कोई और एयरक्राफ्ट। बट टाटास जो है बहुत ही फोकस है उनका, शुरू से ही फोकस रहा है उनका। रतन टाटा के भी वो बहुत ही एक खुद पायलट थे, वो फ्लाई एयरक्राफ्ट चलाते थे, इसीलिए उन्होंने एयर इंडिया पहले भी थी बिल्कुल उनके पास, बीच में नहीं थी, अब दोबारा है। अब दोबारा आ गया। टाटा ग्रुप का बड़ा इंटरेस्ट रहा है, बहुत एविएशन पे उनका बहुत फोकस है। इसीलिए आपने अगर देखा होगा कि दूसरे जो कंपनीज है वो दूर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है। L&T ने कुछ ध्यान दिया है, लेकिन टाटा की तरह उतना इंटरेस्ट नहीं है उनका। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो फाइटर जेट बनाएगी इंडिया में, मुझे लगता है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ही है। अच्छा, अभी जो हमने देखा रूस यूक्रेन में और अभी भारत पाकिस्तान के बीच भी, तो ठीक है थोड़ा बहुत शोर जरूर था कि उधर से भी जहाज उड़े, हमारे इधर से भी उड़े, लेकिन ड्रोन्स पर ज्यादा फोकस था। और अचानक से दुनिया ने देखा है पिछले 3-4 साल में कि युद्ध ड्रोन से लड़े जा रहे हैं। तो
सुना जरूर था पर ये नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पर हो जाएगा। हम तो सोचते थे पिज्जा आएंगे जाएंगे, सोचते थे कि ड्रोन में बैठ के लोग दफ्तर जाया करेंगे, लेकिन युद्ध, बड़े बड़े युद्ध, महाशक्ति भी ड्रोन से लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरफ कहाँ हैं हम? नहीं, ये तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब आपने पिज्ज़ा की बात की है, ये ह्यूमन इंजेन्यूटी है कि अगर आप सोचो कि जिस आदमी ने कमर्शियली सोचा होगा कि यार ये पिज़्ज़ा को मैं डिलीवर कर सकता हूँ ड्रोन से, मिलिट्री वाले ने सोचा यार अगर ये पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है तो एक एक्सप्लोजिव भी डिलीवर कर सकता है, ग्रेनेड भी डाल के मैं भेज सकता हूँ, RPG-7 का जो वॉर हेड है निकाल के फिट कर सकता हूँ। तो ऐसा पैदा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि टैंक और मशीन गन के बाद सबसे जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो बैटलफील्ड पे आई है वो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का मतलब है कि आप एक वीडियो गेम की तरह, ये एक्चुअली एक हॉबी गेम्स के लिए डेवलप किया गया था कि आप ऐसे गॉगल्स पहनो और आप इस ड्रोन को ऐसे स्टीयर कर सकते हो, और ये रेसिंग के लिए डेवलप किया गया था ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, कि आप बैठ के आपको एक्सपीरियंस है कि आप ड्रोन्स रेस कर रहे हो। तो किसी ने सोचा यार अगर आप इसको हॉबी के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये इसकी मिलिट्री एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। और आज जो है यूक्रेन, रशिया और चाइना ये इसको लाखों के तादाद में बना रहे FPV ड्रोन्स जो है, और इससे जो है बैटलफील्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। और यही नहीं, अभी इसके बाद भी जो है वायर गाइडेड FPV ड्रोन्स आ गए हैं, जिसको आप क्योंकि अगर नॉर्मल FPV ड्रोन्स हैं आप उसको जैम कर सकते हैं, उसके सिग्नल को आप जैम कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर और ड्रोन के बीच में एक रेडियो सिग्नल है। अगर आप वो सिग्नल को जैम करते हो तो ड्रोन एकदम मतलब इट विल बी इनएफेक्टिव, उसकी डोर कट गई। बिल्कुल पतंग की डोर कट गया। अब जो है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को फाइबर ऑप्टिक केबल्स के साथ लॉन्च किया गया है, बिल्कुल एक पतंग की तरह, लेकिन एक आप समझ लिए कि एक स्मार्ट पतंग की तरह वो उड़ रहा है और आप उसको गाइड कर रहे हो और कोई सिग्नल नहीं है जिसको वो जैम कर रहे हैं। और इस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, वायर गाइडेड ड्रोन से आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक एक्सप्लोजिव ड्रॉप कर रहे हो, आप एक खिड़की के अंदर जाके एक्सप्लोजिव ड्रॉप कर सकते हो, और ये जो डोर है इसका ये बढ़ता जा रहा है। पहले शुरू हुआ था 1 किलोमीटर, और अब जो है वो रिसर्च कर रहे हैं 40, 50 और 100 किलोमीटर के FPV ड्रोन्स का। तो आप समझ सकते हैं कि जो बैटलफील्ड की एक पहले जो ऑपरेटर था जो एक RPG लेके बैठता था, वो RPG की रेंज क्या थी, 2 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर। अब वो सेम ऑपरेटर अगर एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन लेके RPG का जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड पार्ट एक FPV ड्रोन पे फिट करके उसको लॉन्च करता है, वो 50, 60, 70 किलोमीटर तक उसको टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है बैटलफील्ड में, लोगों का कहना है कि ये लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये वो टैंक के आने के बाद था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक, मशीन गन और आर्टिलरी गन, इस तरह से बैटलफील्ड पे आप अगर देखोगे ऐसे कोई पार्ट नहीं है बैटलफील्ड का जो इस FPV ड्रोन से आप नहीं देख रहे हो। यहाँ तक कि इंडिविजुअल सोल्जर्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं FPV ड्रोन्स। और ऐसे कई सारे ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर के जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स में देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहे थे, एक सोल्जर ने सरेंडर किया और उसने बोला कि मैंने आज तक किसी एक यूक्रेनियन सोल्जर को नहीं देखा है बैटलफील्ड पे, मैंने सिर्फ ड्रोन्स देखे। और फुटेज देखे ना हमने बहुत सारे, जिन्हें ऊपर से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन नीचे से सिपाही ने हाथ खड़े कर लिए हैं, फुटेज आ रहे थे। इस तरह की जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई है बैटलफील्ड पे, ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और हमने जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाले युद्ध में इसका एक बहुत ही एक छोटा एक एग्जाम्पल देखा है, और आगे चल के जो है ड्रोन वॉरफेयर पूरी तरह टेक्नोलॉजी को बदल देगी। यहाँ तक कि फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी बात कर रहे हैं 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में, उसको कॉम्बैट टीमिंग में यूज़ किया जाएगा। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होगा कि एक पायलट होगा, एयरक्राफ्ट में बैठा होगा, और उसके इर्द गिर्द सारे ड्रोन्स ही होंगे, फाइटर ड्रोन्स, और वो मिशंस पे जाएंगे। और ये जो फाइटर पायलट है सिर्फ एक कंट्रोलर की तरह होगा, वेपन स्टेशन कंट्रोलर, वो एक्चुअल कॉम्बैट में नहीं जा रहा, वो ड्रोन्स को भेज रहा है। और वो हवा में है भी नहीं, हवा में है लेकिन ऊपर है, बैक है, क्योंकि एनिमी के पास इतने सारे अभी लॉन्ग रेंज आपने देखे जिस तरह की मिसाइल्स फायर किए गए थे ऑप सिंदूर में, 100-200 किलोमीटर तक की मार करने वाली जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। तो इसीलिए जो
आपका मैन्ड एयरक्राफ्ट को कंटेस्टेड एनिमी स्पेस में होना बहुत ही रिस्की है, इसलिए आप पीछे रहिए, अच्छा, पीछे हवा में रहिए, कंट्रोल कीजिए आगे। कंट्रोल कीजिए, और आपके ये सारे जो है पपेट्स की तरह वो घूमते रहेंगे और ये सबसे जो रिस्की मिशन है वो कैरी आउट करेंगे। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, या रेडार मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना हो, या फिर दुश्मन के ड्रोन्स और दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को अटैक करना हो, या बेसिस पे टारगेट करना हो। तो इस तरह का जो है ड्रोन वॉरफेयर, इलॉन मस्क का कहना है कि मैन्ड एयरक्राफ्ट की जो एज ही खत्म हो गई है, वही सब मैंने ड्रोन कहा कि हम तो बात कर रहे हैं अभी ये सब की, हम जहाज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, दुनिया तो इससे आगे चली गई है, बहुत वो आगे तो चली ड्रोन गई। पर चले गए। तो इसलिए अगर मेरा सुझाव जो है कि आप देख लीजिए कि आपको अगर 40 फाइटर स्क्वाड्रन्स चाहिए हो इंडियन एयरफोर्स में भी, बहुत सारे ऐसे आप ड्रोन स्क्वाड्रन्स भी तैयार कर सकते हैं जो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकती है। और वो मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर के हुआ है। वक्त ये एक तरह से एक अवेकनिंग हो गया, एक जागरण हो गया है, जागरण कि ये ड्रोन से भी हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा वो हासिल कर सकते हैं जो हम जहाज़ों से करना जो चाहें। जहाज़ों से करना चाहिए। एक क्लासिक केस जो है आपने सुना होगा, ये रेडार्स, बहुत सारे रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। कैसे किया था उनको डिस्ट्रॉय? वो एक तरह का एक ड्रोन है हमारे पास, एक कामिकाजी ड्रोन है हरॉप करके, जो इजराइल से हमने खरीदा है, जो अब हम इंडिया में भी बनाने लगे हैं। वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो इसको लॉन्च किया जाता है और वो ऐसे घूमता रहता है टारगेट को ढूंढने के लिए। अगर मोबाइल टारगेट है तो उसको अटैक करेगा, और अगर रेडार टारगेट है तो वो ऐसे ढूंढता हुआ जाएगा और देखेगा कि कहाँ से रेडार एमिशंस आ रहे हैं, और ठीक उसी रेडार को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। अपने आप को वहीं तबाह कर लेगा उसके बिल्कुल बिल्कुल, आत्मघाती हमले में उसको मार देगा। साथ। हाँ, रडार खत्म। रडार खत्म, अब आप भेजिए खेल जो खत्म। भेजना है, रडार जो खत्म भी हो गया भेजना, आपने एक कॉरिडोर बना दिया है एक तरह से दुश्मन के एयर स्पेस की। तो ये सारी जो चीजें हैं, ड्रोन्स बहुत काम आ सकते हैं आपके। क्या हम इस दिशा में काम कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर से पहले कुछ इनको लगता था कि हाँ भाई ड्रोन्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब लगता है कि भाई लोगों का कहना है कि हमें ड्रोन स्क्वाड्रन्स खड़े करनी चाहिए रातों रात। ड्रोन रॉकेट फोर्स की भी बात कर रहे हैं कि ड्रोन्स और रॉकेट एक अलग आर्म, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, आर्मी है, एक ड्रोन और रॉकेट फोर्स अलग से आप क्रिएट कर दीजिए, जिसके मतलब पूरे जो इंडिया के रॉकेट्स, ड्रोन्स हैं, और उसको हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में बनाने चाहिए। क्योंकि एक पूरी तरह से आप ये नहीं कि ड्रोन का जो है पार्ट यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, ये इंजन का जो जिस तरह के जो मैन फाइटर एयरक्राफ्ट में आपके प्रॉब्लम्स आएंगे वो ड्रोन्स में नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स आर मेड इन इंडिया। ड्रोन वाले खेल में सबसे आगे कौन से देश चल रहे हैं और हम किन से खरीद रहे हैं अभी? सबसे आगे वाले देश जो है वो हमारे नॉर्दर्न नेबर है चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिन्होंने बहुत पहले ही देख लिया किस तरह की दुनिया किस दिशा में जा रही है ड्रोन्स को लेके, और उन्होंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स कर दिए कि मैं एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा था जो प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल ड्रोन्स बना रहा था। उसने बोला कि आज के दौर में सबसे सस्ते जो ड्रोन कंपोनेंट्स बनाते हैं वो चाइनीज़ है, क्योंकि मास प्रोडक्शन उनकी इतनी है कि आप उनको सिर्फ फ़ोन कीजिए, वो आपके डोर स्टेप पे एक कंटेनर डिलीवर करेंगे 40% चीपर देन एनी अदर कंपेरेबल ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। तो इट इज़ नॉट ओनली ड्रोन टेक्नोलॉजी, बट वो क्योंकि वो इतने स्केल पे बनाते हैं कि दे कैन गिव इट टू यू फॉर एक थ्रोवे प्राइस में आपको दे देंगे। इसीलिए एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पैदा होगी कि बहुत सारे हमारे जो ड्रोन्स हैं कंपोनेंट्स सब चाइनीज कंपोनेंट्स थे, इसीलिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। और अब जो है डिफेंस में, जो खास करके डिफेंस में सप्लाई हो रहे ड्रोन्स, देयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट लॉज कि यू कैन नॉट हैव एनी चाइनीज कंपोनेंट्स, और ये बहुत सारे ऐसे चाइनीज कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया, उनके ऑर्डर्स को कैंसिल किया गया है। बट दिस इज़ अ कैपेबिलिटी दैट वी हैव टू डेवलप वेरी क्विकली। हमने वो हवा का रुख किस तरह बदल रहा था हमने देखा नहीं, चाइनीज़ ने पहले पकड़ लिया, और अब आज जो है वो दुनिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर्स हैं, और वो भी यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहे हैं, रशिया को भी सप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंट्स। जो आपने जैसे वो पिज़्ज़ा डिलीवरी की बात की, बात शुरू हुई थी पिज़्ज़ा डिलीवरी से और हो गया ख़त्म
वेपन्स डिलीवरी पे। तो इस मामले में तो कम से कम चाइना 21वीं सदी का अमेरिका है, इधर भी डिलीवर कर रहा है, उधर भी डिलीवर कर रहा है, हथियार बेचने में अब वो आ गया है। माहिर है। हथियार बेचने वाला जो है वो इंडस्ट्री जो है उसमें कोई कॉन्शियंस नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। मैं बहुत क्लोजली इसे देख चुका हूँ। और जो देश आके आपको सबमरीन्स बेच रही है, दूसरे दिन वो फ्लाइट पकड़ के आपके पड़ोसी मुल्क में उनको जाके भी projects दिखाई होती है अपने। एंटी सबमरीन वॉरफेयर बेचेगी। तो इस तरह का ये अच्छा, तो हमने उधर वो दे दिया, अब आपको ये चाहिए आपको होगा। ये चाहिए होगा। बिल्कुल, तभी रोक सारा पाओगे खेल आप तो उसे। यही है, सारा खेल तो इसी पे है। मैंने सुना, आप बताइएगा कि इजराइल भी ड्रोन वाले खेल में ठीक ठाक बड़ा प्लेयर है और इंडिया का सहयोग करना भी चाहता है, और इंडिया अगर ग्राहक नहीं बनेगा चीन का इस मामले में, तो फिर उसके पास ऑप्शन इजराइल है। बिल्कुल। इज़राइल को हमने बहुत पहले ही एक्वायर किया था एक पार्टनर के तौर पे। मतलब सारे हमारे जो ड्रोन्स थे, सर्वेलेंस के लिए ज़्यादातर हमने ड्रोन्स एक्वायर किए थे। सर्चर मार्क 2 1998 में, मतलब 25 साल से भी ज़्यादा, 27 साल पहले हमने इज़राइल से खरीदे थे हमारे पहले ड्रोन्स। और फिर हेरॉन करके लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, वो भी इज़राइल से खरीदे हमने। तीनों सर्विसेज ने खरीदे। लेकिन मेरा सिर्फ एक ये कंप्लेंट है कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने इसको वेपनाइज किया था ड्रोन्स को, मतलब ड्रोन से ही आप हमला कर सकते हो, मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, डेप्थ चार्जेस वगैरह, हमने उस तरह के एफर्ट्स नहीं किए थे पहले। और जो हमने एफर्ट्स किए थे वो बहुत ही मतलब इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो वो एक अलग से एक साइंस है जिस पे हमने उतना फोकस नहीं दिया जितना हमें करना चाहिए था। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड लास्ट 4-5 years। इजराइल भी पार्टनर है हमारे, और कई सारे देश भी हैं, रशिया भी हो सकता है पार्टनर, क्योंकि आज जो बैटलफील्ड यूज़ ऑफ ड्रोन्स है उसमें सबसे एडवांस दो अगर देश है, वो एक रशिया है और यूक्रेन है। और यूक्रेन ने तो साबित कर दिया है। ये यूक्रेन के अपने ड्रोन थे जिन्होंने रशियन पूरा स्क्वाड्रन खत्म कर दिया। बिल्कुल, इनके अपने ड्रोन। खुद बनाए उन्होंने, खुद डेवलप किए 3 साल से वो डेवलप कर रहे लगातार। और यूक्रेन एक ऐसी देश है, आप सोच लीजिए, उनके पास ना तो नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना ड्रोन फोर्स, सिर्फ जो है ड्रोन फोर्स ड्रोन है बस। ड्रोन है, जो अंडर वाटर ड्रोन है, सरफेस पानी के ऊपर चलने वाले ड्रोन्स हैं, हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स हैं, जमीन पे रहने वाले ड्रोन्स हैं। हर तरह के ड्रोन्स जो हैं उनके पास है। और ड्रोन फोर्स जो है वो पहले उन्होंने, थल सेना है, ड्रोन की वायुसेना है, ड्रोन की नौसेना है, सब ड्रोन्स पे ही है। और जिस खूबसूरती से उन्होंने ये अटैक किया है, आप ऑपरेशन मकर जाल, खड़े रह गए, उनके जहाज खड़े रह गए, फाइटर प्लेन्स खड़े रह गए, फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर सब खुले में पाके। हालांकि वो जो उनको वो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस टॉक्स के तहत उनको अमेरिका और रशिया को अपने प्लेन्स जो है बाहर पार्क करने पड़ रहे हैं। वो एक ट्रीटी मैंडेट है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को छुपा नहीं सकते, आपको खुले में पार्क करना है, ताकि आपके एडवर्सरी उसको देख के गिन सकता है कि देखिए इनके पास 100 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है, मैं सारे बॉम्बर्स को अपनी सैटेलाइट से काउंट कर सकता हूँ, और वो कोई स्नीक अटैक नहीं कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो ये हमेशा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे उसका हिस्सा है, स्टार्ट के हिस्से में। लेकिन अब रशिया ने काफ़ी सारे इनके बॉम्बर्स भी यूज़ किए हैं यूक्रेन को अटैक करने के लिए। तो यूक्रेन का कहना है कि देखिए ये हम पे अटैक कर रहे हैं बॉम्बर्स लेके, इसलिए वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू अटैक देम विद ड्रोन्स। तो ये आप मिसमैच देख सकते हैं। यूक्रेन ने चंद ही $1,000 खर्च करके इतने बड़े तादाद पे उन्होंने डिस्ट्रक्शन किए, सैकड़ों $1 बिलियन तो हम सुन रहे थे क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन मंडरा रहा था यूक्रेन का। जी, इस लेवल पर यूक्रेन लॉन्ग और रेंज हम जैसा देश जिसके पास उससे ज्यादा पैसा है, जी। बड़ी जीडीपी है, इतनी इकोनॉमी है, हम उस तरफ अभी बढ़ नहीं पाए। तो मतलब ये कहें हम कि हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर पर ज्यादा यकीन रखते हैं अभी तक, यकीन रखते हैं कि हम सेना लेकर घुस जाएंगे। बिल्कुल। और यूक्रेन के जो है, मतलब वो आउट ऑफ कंपल्शन, जैसे कि ईरान अगर आप देखो नंबर 2 या नंबर 3 में आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन, सबसे कॉम्पिटेंट फोर्स जो है ईरानियन फोर्स है ड्रोन्स पे। ड्रोन्स, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है। उनके जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो 1970s के है, जो वही जब अमेरिका से खरीदे थे 1979 से शाह ऑफ पहले, ईरान ने जो खरीदे, वही उसके बाद तो बंद है सब। 50 साल से भी ज्यादा वो फाइटर एयरक्राफ्ट दौड़ा, क्योंकि कोई बेचेगा नहीं उनको। मुझे याद है एक बार अमेरिका का कोई ड्रोन
गिर गया था, उन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने दिया नहीं था। तो अमेरिका ने फिर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी चुरा ली है और अब जो ईरान बेहतर ड्रोन बना रहा है हाँ, वो सीख लिया है उन्होंने, वो उस सीख ड्रोन लिया, से। उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके बना दिया। लेकिन जब कोई देश के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है तब वो इस तरह के करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स खड़ा करेगा, वो रॉकेट फोर्स, ड्रोन फोर्स खड़ा कर देगा, जैसे यूक्रेन ने किया। हमारे पास जो है, वी आर स्टिल वेरी, जैसे आपने कहा कि कन्वेंशनली माइंडेड है, हमारे पास सारे हैं। कोई ऐसा देश नहीं है, बहुत कम देश होंगे ऐसे जो हमें वो फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बेचेगी। तो वो उतना एक कंफर्ट जोन में है हम आज भी। लेकिन जिसके पास कुछ ना हो, जो जैसे कि यूक्रेन, मतलब ही इज गॉट हिज बैक टू द वॉल, उसको फाइट करना है, वो टेरिटरी लूज कर रहा है, तो इसीलिए वो डेस्परेशन में आके उसने इनोवेट किया है और ड्रोन फोर्स उसने खड़े कर दिए हैं। जैसे कि ईरान, सिंपल, नॉर्थ कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया ने इतने लंबे रेंज के ICBMs और रॉकेट फोर्स सब क्यों खड़े किए? क्योंकि उनके पास और कोई एयरफोर्स तो है नहीं। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे चुनौती दोगे बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ? तो इसलिए हर कंट्री के जो है कंपल्शंस है। तो आप कह रहे हैं उन्होंने तो आपदा में अवसर ढूंढा है आपदा में कि अवसर। चलो भाई चैलेंज जैसे पूरा करते हैं। बिल्कुल। मगर हम थोड़ा कंफर्टेबल हैं क्योंकि राफेल भी मिल जा रहे हैं, अमेरिका भी हमें कुछ बेच देता है, रूस भी दे देता है, तो हम ठीक हैं। नहीं, बट लेकिन ये जो है एक बड़ी सीख है ऑपरेशन सिंदूर में। आपने देखा है कि कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जो एक है, एक तो है कि यू हैव नो ऑप्शन बट टू बिल्ड योर ओन। आपको जो है आत्मनिर्भर भारत जो है स्लोगन नहीं है, ये तो मतलब जंग के लिए ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, देयर इज़ नो अदर प्लान बी। आपको बनाना ही है देश में। और जो दूसरा जो है ड्रोन्स की जो इस्तेमाल किया आपने, कि ना तो रिकॉनेसेंस के लिए बट डिकॉयज के तौर पे भी आपने यूज़ किया, उनके रेडार्स को स्पूफ इसमें करने मेरा के एक लिए। सवाल है, आखिरी 2-3 सवाल हैं इस पॉडकास्ट के। इसमें मेरा एक सवाल ये है, जब हम ये बात कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो वो उसमें ड्रोन उड़े, उधर से भी इधर से भी, फिर एक आरोप बीच में उठा जिसके बारे में रोज़ नई खबर आती है कि राफेल गिरा था, राफेल नहीं गिरा था। मेरा सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान पर बढ़त बना सकते हैं या पाकिस्तान भी ड्रोन्स के ज़रिए हमें टक्कर दे सकता है, तो ऐसे में क्या राफेल की ज़रूरत, या वो भी जब जहाज़ उड़ाते हैं अपना, उसकी कोई ज़रूरत है? देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। ये इसका क्या है कि 2019 के बाद, बालाकोट के जो अटैक के बाद, देयर वर सम क्वेश्चंस कि ये क्या आपने इसको अटैक किया था, वो टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं, लोग मरे कि नहीं। तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे उस वक्त। तो इसीलिए इस वक्त जब प्लानर्स ने तय किया कि देखिए हमें 9 टारगेट्स को अटैक करने हैं, तो देयर वाज एन ऑप्शन कि हम ड्रोन से स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रोन जो है पहले आपने यूज़ नहीं किया कॉम्बैट में, इसीलिए जो प्रोवन है, जो टेक्नोलॉजी है आपके पास, आपने उसे यूज़ किया। और वो थे जो क्रूज मिसाइल्स थे आपके पास, स्कैल्प और हैमर, जो फ्रेंच ने काफ़ी यूज़ किया है, एंड इट इज़ कम्स विद द रफाल। और दूसरा जो है ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुखोई के साथ इंटीग्रेटेड थे। तो आपने ये दोनों, ये क्योंकि यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि जो मैं मिसाइल फायर करके जा रहा हूँ, इट हैज़ टू गो राइट देयर, एंड आप उसे इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाओगे। वेरएज ड्रोन्स का क्या है कि वो इतनी स्पीड पे नहीं उड़ते हैं, दे आर बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड पे नहीं है, दे आर सबसोनिक। ये जो है प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट की स्पीड पे चलते हैं, वेरी स्लो। वो उसको स्पॉट कर सकते हैं आप उसके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसमें अभी भी वल्नरेबिलिटीज है। अच्छा। अगर आपको प्रिसिशन स्ट्राइक करने 12 प्लेसेस पे 12 मिसाइल आपको गिराने हो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, देन यू हैव टू यूज क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स या ब्रह्मोस टाइप के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। अगर आपको एक एरिया पे तरह तरह के आपको करने हैं, स्पूफ भी करना है आपको, डिकॉय भी करना है, उसके रेडार को भी डिस्ट्रॉय करना है, स्वॉर्म अटैक करना है, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे जगहों पे आपको स्वॉर्म मास अटैक करना हो, तो आप ड्रोन्स यूज कर सकते हैं। आप उसके डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर दो कि उसको पता नहीं चलेगा कितने आ रहे हैं यार, ही विल रन आउट ऑफ एमिनिशन ट्राइंग टू इंटरसेप्ट योर ड्रोन। तो ये सारे जो हैं, इट इज़ वन कैन नॉट रिप्लेस द अदर। ये एक साथ आपको यूज़ करना है सभी। जैसे सर्जन की जो टूल किट है, वो हर अलग सिचुएशन के लिए एक अलग टूल यूज़ करता है, उसी तरह से एयरफोर्स जब कॉम्बैट में उतरती है तब अलग अलग तो जैसी चुनौती है वैसा यूज करेंगे। तो ड्रोन
अलग तरह से यूज होते हैं, मिसाइल्स अलग तरह से यूज होते हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। ओके, एआई को लेकर बहुत बातें होती हैं, हर चीज़ में यूज हो रहा है, तो है ना, हमारे हमारे दफ्तरों में आ गया, हमारे काम में आ गया है। फोर्सेस में एआई का कुछ यूज होने लगा है? काफ़ी सारा होने लगा है। इंडियन नेवी में यूज़ करने लगे हैं, वो एयरफोर्स में भी यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आर्मी में भी, बट लेकिन उस तरह उस लेवल पे नहीं है जैसे और कंट्रीज़ ने यूज़ किया जो विच आर ऑलरेडी एट वॉर। तो वो भी एक लेसन है हमारे लिए कि जब आप जंग में घुस जाते हो देन यू टेक एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू यू, कि प्रोटोटाइप से कॉम्बैट यूज़ वो जो साइकिल है बहुत छोटा हो जाता है। मतलब इट इज़ फ्राइडे यू हैव डेवलप्ड समथिंग, मंडे इट इज़ ऑन द Use कर लो। बैटलफील्ड, आप यूज़ कर रहे हो उसे। ठीक यही हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि जो ड्रोन्स की जो अगर आपके ड्रोन ने टारगेट नहीं हिट किया फ्राइडे को, तो अब 2 दिन के अंदर आपके टेक्नीशियंस बैठ के युद्ध के तो मतलब फुल बैटलफील्ड कंडीशंस में आप कर रहे हो, इमरजेंसी में आप काम कर रहे हो, यू विल डिलीवर द सोल्यूशन बाय मंडे। यहाँ पे वी आर स्लाइटली मोर लेड बैक। एआई का यूज हो रहा है बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट इट शुड बी, खास करके। एंड आई एम श्योर ये अगेन ऑप सिंदूर के बाद बहुत सारे लेसन्स उन्होंने इंजेस्ट किए होंगे, कि खास करके टारगेटिंग के लिए अगर आपको टारगेट्स चुनने हो देन एंड यू वांट टू यू वांट टू इंश्योर वहाँ पे ज़्यादा सिविलियंस नहीं हो, देन दीज आर एरियाज दैट यू कैन यूज एआई। आप स्कैन कर सकते हो पूरे एरिया को, आप देख सकते हो। अगर आपको सिविलियन कोलैटरल रिड्यूस करना हो देन यू विल बी एबल टू यूज एआई एंड दैट विल टेल यू कि यहाँ पे इस जगह पे सिविलियंस बहुत कम हैं। या फिर इट विल जैसे कि आपने अगर आप एक टारगेट को देख लिया हो आपने और यू सी अ लॉट ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑन दैट टॉप ऑफ दैट, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर्स है, आपके कन्वेंशनल ये जो है इट विल से कि ये तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, हो सकता है इतने एयर कंडीशनिंग यूनिट्स क्यों हैं इस पे। लेकिन इफ़ यू रन एन एआई थिंग ऑन दैट इट कैन टेल यू फॉर इंस्टेंस कि दिस इज एक्चुअली सिविलियन टर्मिनल, और इसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि अरब शेख्स यहाँ आ रहे हैं और ये बना एक्चुअल दिया। इंस्टेंस है हाँ, पाकिस्तान के ऐसा अंदर हुआ जो है। उन्होंने ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक जगह को टारगेट किया, उनको ये लगा कि इट्स एन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, लेकिन था वो एक अरब शेख्स के एक महल की आराम तरह, के लिए था आराम उनके, के लिए बहुत सारे एसी एक लगा दिए। एयरपोर्ट भी बहुत सारे एसीज लगा दिए और वो टर्मिनल को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। सो दिस इज समथिंग दैट एआई विल क्विकली करेक्ट यू एंड से दिस मे बी अ टर्मिनल यूज्ड बाय सो एंड सो, इस टाइप का एक। बट ये सेंसर फ्यूजन में भी बहुत काम आएगी। तरह तरह के जो इनपुट्स हैं, जैसे एआई हाउ इट वर्क्स फॉर आवर, हम जो यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, वो काफ़ी सारे जगह से इंफॉर्मेशन कोलेट करके एक फ्यूज्ड पिक्चर, एक आर्टिकल या एक असेसमेंट देती है। दैट इज़ वेयर एआई कैन हेल्प यू। चलिए लौटते हैं एचएल की तरफ, एक आध सवाल और अब इसको जो है समेट लेता हूँ। मुझे ये पूछना था कि देखिए वैसे तो बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी टेबल्स ना इंटरनेट पर तैरते रहते हैं कि हमारे पास इतने फाइटर जेट हैं, वो कहते हैं कि उनके पास इतने हैं, चीन के पास, पाकिस्तान के पास इतने हैं। एक कंपैरिजन मैं चाहता हूँ आप करें अब, क्योंकि आप एकदम विश्वसनीय स्रोत हैं इसके लिए। कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ चीन खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, ये तीन बस। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि इनकी जो एयरफोर्सेस हैं, पहले क्या होता था कि चाइना की एयरफोर्स ना के बराबर थी। 20-25 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। इट वॉज नॉट देयर ऑन द हिमालयस। वी आर ओनली फेसिंग द पाकिस्तान एयरफोर्स अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे। और उस वक्त की जो रेशियो थी फाइटर टू फाइटर, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की रेशियो कम से कम 1:3, उतना एडवांटेज था हमारा उनके ऊपर। 40 से भी ज़्यादा फाइटर स्क्वाड्रन्स थे हमारे, उनके कम थे। अच्छा, हम 40 तक जा चुके हैं? जा चुके हैं, 39.5 तक पहुंचे हैं किसी वक्त, एंड वी हैव इनफैक्ट इवन क्रॉस्ड 40। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर व्हेन इट वाज। बट अभी क्या हो गया है कि पाकिस्तान है स्लोली इन द लास्ट 20 इयर्स, ये वॉर ऑन टेरर के दौरान उन्होंने आड़ में वॉर ऑन टेरर के आड़ में बिल्कुल उन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हासिल की यूनाइटेड स्टेट्स से, खास करके F-16 को उन्होंने ब्लॉक 52 तक मॉडर्नाइज किया है। एमरैम जो है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स उन्होंने एक्वायर किए, कई सारे रेडार्स उन्होंने एक्वायर किए। सो स्लोली उन्होंने बिल्डअप किया अपने क्षमताओं को इन द लास्ट 20 ईयर्स, 2005 ऑनवर्ड्स। और हमारे जो है उतना हमने इम्प्रूव नहीं किया, हमारी जो एयर फोर्सेस है। वी हैव बीन डूइंग इट फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमने
36 रफाल खरीद ले, 2070 सुखोई 30 खरीदे, लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया है। 20 साल हो गए हमारे सुखोई उसी कंडीशन में है जैसे कि हमने 2001 में हमने प्लान किया था। क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन दैट द एयरफोर्स शुड आंसर। क्यों हमने एक्सेलरेट नहीं किया हमारे इंडिजिनस अपग्रेड्स को? अभी चल के आ रहा है कि सुखोई को हम इंडिजिनसली बनाएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे इन कंट्री। उनको लगा कि रशियंस को हम इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि वो OEMs हैं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी शुड हैव पुश्ड आउट एंड सेड कि हमें वी शुड डू इट आवरसेल्व्स। सुखोई 30 जो है एक बहुत ही केपेबल प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। इट इज़ नॉट स्टेल्दी नहीं है, इनफैक्ट वो काउंटर स्टेल्दी है। आपको उसको रडार पे देखे आपको लगे कि B-52 बॉम्बर आ रहा है आपकी तरफ। इट्स अ वेरी लार्ज रडार पिक्चर और डरा देगा लोगों को। बट ये है कि इट इज़ अ वेरी केपेबल बॉम्ब प्लेटफॉर्म। एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस कैरी कर सकती है। एक ब्रह्मोस अगर कैरी करेगी, ब्रह्मोस 1, आगे चल के जो ब्रह्मोस NG जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले 5 या 6 ब्रह्मोस NG फिट कर सकते हैं आप सुखोई पे। आप सोच लीजिए, ये बिल्कुल एक बॉम्बर की तरह हो जाएगा ये। तो इस तरह के हमने इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे। देन चाइना अभी क्या है कि इन 20 सालों में उन्होंने इतने एडवांसेस किए अपने फाइटर स्ट्रेंथ्स पे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने की कि वो अब जो है 50-60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब समोसा और कचौड़ी की तरह वो निकाल रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज से फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन। और हम जो है अभी भी 4th जनरेशन पे अटके हैं कि यार हमारा Mark 1 ये नहीं आया, 114 नहीं हो, एमका को हमने समोसे कचौड़ी की तरह निकाल रहे हैं, हम जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। जलेबी की तरह हो गया हमारे जो एक्विजिशंस प्लान्स। तो 5th जनरेशन एमका हमने ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। स्क्वाड्रन की बात कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप्स की नहीं। 10 साल लगेंगे उसको इंडक्ट करने के लिए। तो चाइना और पाकिस्तान की जो कोल्यूजन को अगर देखोगे तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रिम सिचुएशन कि इंडियन एयरफोर्स इतने छोटे नंबर्स आ गए उनके, जो 1.3 की जो रेशियो रखते थे आप वो घट के इट हैज़ बीन बिकम लेस देन 1:2, 1:1.5 हो गया। अच्छा, बहुत ही कम हो गया जो रेशियो। उन्होंने इम्प्रूव किया एयरफोर्स, चाइना ने एयरफोर्स इम्प्रूव किया। हमारा जो एयरफोर्स है इट इज़ आई वुडंट से स्टैग्नेंट, इम्प्रूव हो गया है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट पाकिस्तान एंड चाइना है। जैसे कि हमारे रिफ्यूलर्स अभी तक वही हम जो बहुत साल पहले 10-15 साल पहले हमने जो खरीदे थे 6 या 8 रिफ्यूलर्स, उसी से काम चला रहे। एवैक्स जो है हमारे 6 रिफ्यूलर्स है। एवैक्स हैं जो कि पाकिस्तान के पास 10-12 एवैक्स हैं। तो ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया है। तो दिस इज ऑल्सो एन एरिया कि नॉट ओनली मस्ट यू हैव फाइटर स्क्वाड्रंस, बट आपको रिफ्यूलर्स भी चाहिए, एवैक्स भी चाहिए, आपको जे स्टार्स भी चाहिए जो ग्राउंड पे रेडार फोकस करके ग्राउंड पे जो मिसाइल्स चल रहे हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स मूव हो रहे हैं उसको आप ट्रैक कर उनको सकते ट्रैक कर सकें। हैं। बहुत सारे ऐसे सिर्फ एक कैपेबिलिटीज है, जहाज से कुछ नहीं टेक्नोलॉजी होता है, उसके साथ बहुत कुछ और भी चाहिए होता बहुत कुछ और है। अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे ध्यान रखना चाहिए। तो एक्चुअली इट्स अ केस ऑफ काफ़ी साल से हमने इतना फोकस नहीं दिया था एयरफोर्स पे, जो कि आज हम देने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पहली बार हमने देखा है जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप में एयरफोर्स को लेके एक समझ आ गई है, बहुत सालों बाद आई है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और एयरफोर्स को प्रायोरिटी मिलेगी अपने प्रोग्राम्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो सुखोई 30 की अपग्रेड पे हो या एवैक्स एक्विजिशन पे हो या रिफ्यूलर्स को लेने को या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को लेने के लिए। तो हमारा डिफेंस बजट बढ़ रहा है। डिफेंस बजट मुझे नहीं लगता उतना बढ़ेगा। अगर आपने पास्ट में भी देखा होगा, इट विल नॉट गो बियॉन्ड द नॉर्मल 8 या 10%, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि हमें ज़्यादा जो शेयर है रेवेन्यू का कम करके कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करना है और इंडिजिनस वेपन्स पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो मुझे नहीं लगता है वो देयर विल बी अ मेजर स्पाइक इन द डिफेंस बजट, क्योंकि बहुत सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सरकार को। दे हैव टू मैनेज द बजट।
तो डिफेंस इज वन एरिया, बट इट विल नॉट सी एनी मेजर इंक्रीज इन डिफेंस. वही 2% ऑफ द GDP के इर्द गिर्द वो आसपास घूमता रहेगा, मंडराता रहेगा. यस. तो ये पॉडकास्ट का अंत है वैसे, तो इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो सही टाइम है. आप इस पॉडकास्ट को क्या टाइटल देंगे? हाल कैसा है जनाब का? ऐसे ही कुछ देना चाहिए. हाल कैसा है जनाब का. उस जनाब में जो है हमारी फोर्सेज हैं, कि हमें उनकी चिंता भी करनी चाहिए. सिर्फ गर्व करने से कुछ नहीं होता, ज़रा उनकी शिकायतों पे भी ध्यान देना चाहिए. खास करके जब हाल पे आप शिकायत, जब हालात इतने खराब हालात हैं हैं, तो खराब हाल हैं. देख लेना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. शुक्रिया नितिन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. तो वाकई ये सही बात है कि अब जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, और संदीप उन्नीथन ने बताया कि भाई साहब चीन ने भी जो है बहुत तेज़ी से तरक्की की इस मामले में, पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तब ऐसे वक्त में काम ऐसे नहीं चलेगा कि हम कहते रहें कि जब जो होगा देख लिया जाएगा. बल्कि अब जब एयर चीफ मार्शल खुलकर अपनी बात कह रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए. हम और आप तो दे ही रहे हैं, सरकार को देना चाहिए और उन संस्थानों को भी देना चाहिए जिनके कंधों पर ये भारी जिम्मेदारी है कि किसी भी आसन्न हमले से पहले वो अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि हमारी सेनाएं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे हथियारों के साथ, पूरे फाइटर्स के साथ जंग में उतर सके. मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में, और अब उनका कुछ हद तक जवाब मिला होगा. ना मिला हो जिनका, उनके बारे में लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में. और पढ़ाकू नितिन के संग में इतना ही है. अगली बार फिर मुलाकात करेंगे. हर मंडे हमारी कोशिश है कि डिफेंस या IR से जुड़ा कोई टॉपिक हम ज़रूर एड्रेस करें. तो यदि आपको लगता है कि किसी चीज़ पर हम बात नहीं कर पाए हैं, कुछ छूट रहा है, वो भी बताइएगा. बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए.